तो कल हम लोगों ने बात की थी पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया, और मामला कहां तक आया था 270 तक। और 270 में उसने कोई विशेष बात कही नहीं। उसने कहा कि मामले को धारा 266 के उपबंध लागू होंगे। बात भी ठीक है, डिफेंस का एविडेंस रिकॉर्ड ही तो होना है। और हमने सुबह भी चर्चा की, इस सेक्शन को फिर से आपके सामने रखा। तो कहा ही यह था कि 267 में जो कुल एविडेंस देने की बात हुई, अभियोजन से अपेक्षा की गई न्यायालय सुनेगा मामले को और कुल एविडेंस देने की अपेक्षा करेगा। तो वो तो सिर्फ इसलिए ना, क्योंकि ताकि दोनों प्रकार के विचारणों में अभियुक्त की स्थिति और पीड़ित की स्थिति लगभग समानता पर आ जाए। अन्यथा जो स्थिति थी उसमें अभियुक्त के लिए वो भी नुकसानदेह पोजीशन ये हो सकती थी, और जो पीड़ित है उसके लिए भी नुकसानदेह पोजीशन हो सकती थी। तो दोनों के बीच सामंजस्य ये बिठाने के लिए 267, 268 ऐसे प्रावधान बनाए गए थे, जिनके बारे में कल भी बात की और सुबह भी पूरी बात आपसे की। तो 270 एकदम स्वाभाविक प्रावधान है, जैसे डिफेंस वहां देना है जहां मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, वैसे डिफेंस यहां देना है। 266 के उपबंध लागू होंगे, इसका मतलब लिखित कथन ये भी प्रस्तुत कर सकेंगे। अभियुक्त तो चाहे तो अपनी प्रतिरक्षा में, अपने डिफेंस में लिखित कथन ये भी प्रस्तुत कर दे। और ये पोजीशन सेशन ट्रायल में भी थी। मेरा ख्याल है 233(3) या 233(4) सब सेक्शन रहा होगा, जहां रिटर्न स्टेटमेंट देने की सुविधा ये अक्यूज को दी गई। और रिटर्न स्टेटमेंट देने की सुविधा अक्यूज को क्यों दी गई, इस पर बात की थी कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट अक्यूज को देने की सुविधा नहीं दी जाएगी तो अक्यूज की परीक्षा अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में ये तो हो सकेगी, लेकिन वो अपनी बात अगर न्यायालय से कहना चाहता है तो उसके सामने सिर्फ एक चारा है कि वो खुद को परीक्षित कराए साक्षी के तौर पर। यद्यपि उसे इसकी भी सुविधा है। हम लोग 300 से लेकर के 320 तक के प्रावधान सीआरपीसी में अगर देखेंगे, जो बीएनएसएस में बदल गए, तो वहां मेरा ख्याल है 315 ये शायद पूर्व की धारा है, जो ये कहती अभियुक्त तो सक्षम साक्षी होगा। क्योंकि 314 में लिखित कथन थे, 315 में संभवतः अभियुक्त सक्षम साक्षी था, क्योंकि 313 में अभियुक्त की परीक्षा है ही, और 312 में साक्षी के वेद दिए जाना, और 310 में स्थानीय अन्वेषण आदि आदि, 309 में स्थगन, सारी चीजें। तो जहां तक हमें याद पड़ता है 315 ही सेक्शन है, उसमें अभियुक्त सक्षम साक्षी है। तो न्यायालय से अगर वो अपनी बात रखना चाहता है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो साक्षी के रूप में अपनी परीक्षा कराए, और साक्षी के रूप में परीक्षा कराना ये उसकी विवशता है नहीं, अभियोजन इसकी जिम्मेदारी है कि वो अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करे। और हमने अब तक लगातार बोला है और लगातार कहा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए, उस व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। अभियुक्त अगर अपनी बात न्यायालय से कहना चाहता है और आप उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए आप ये कहें कि तुम अपने को साक्षी के तौर पर परीक्षित कराओ, फिर अपनी बात कहो, तो ये प्रक्रिया अगर हो तो कितनी ठीक कही जाएगी। और क्या यह सभ्य मनुष्यों द्वारा निर्मित प्रक्रिया यह कही जा सकती? कम से कम इस सभ्य मनुष्यों द्वारा निर्मित प्रक्रिया नहीं कही जा सकती कि आप किसी की मजबूरी का बेजा फायदा, बेजा यानी अनुचित फायदा आप उठाएं। और इसलिए लेजिस्लेचर ने, चाहे सेशन ट्रायल हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित
वारंट मामले का ट्रायल हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का ट्रायल हो, सब में अभियुक्त को अपनी बात न्यायालय से कहने के लिए एक सुविधा दी कि वो खुद को परीक्षित कराए बिना भी साक्षी के तौर पर अपनी बात लिखित कथन के माध्यम से न्यायालय से कह सकता है। क्योंकि अगर आप उसे यह सुविधा नहीं देंगे तो न्यायालय अभियुक्त की परीक्षा जब करेगा तो वो तो अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में करेगा और वहां तो वो उसी बात का उत्तर देगा जो उसे पूछा जाएगा, क्योंकि परीक्षा का यही अर्थ होता है। हालांकि आप कचहरियों में जाएंगे तो जिस समय अभियोजक मुख्य परीक्षा कर रहा होगा अपने साक्षी की और साक्षी मिला हुआ होगा बचाव पक्ष से, तो अभियोजन कुछ पूछेगा और वो कुछ बताएगा और बचाव पक्ष के वकील साहब इस बात पर दबाव बनाएंगे, इस नाते नहीं कि आप कुछ काम तो जानबूझकर भी करते हैं ना अपने फायदे के, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है ये कि ये परीक्षा है और इसमें हम जो पूछेंगे उसका जवाब अगर आएगा तो लिखा जाएगा। वो जब दबाव बनाते गवाह ने कहा लिख दीजिए, क्यों लिख दीजिए भाई काहे लिख दीजिए। एग्जामिनेशन में ये तो होता नहीं कि आपसे सवाल किया जाए आप कहो कि पूछा भारत की राजधानी क्या कहां है, तुमको हमें तो अमेरिका की पता है वाशिंगटन है, वो लिख दो। अरे भाई वाह, क्यों लिख दो? भारत की पूछी गई या तो कहीं हमें पता है या कि ये नहीं पता। ये थोड़ी चलेगा कि खेत की पूछी जाए और खलियान लिखो। तो अभियुक्त की परीक्षा अगर होगी तो न्यायालय अभियुक्त की परीक्षा अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में करेगा और जब अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में करेगा तो वो जो सवाल करेगा उसके जवाब आएंगे। अभियुक्त तो अपनी बात कैसे कह पाएगा, वो तो कह ही नहीं पाएगा और आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं। आप कहें कि अपनी कहनी तो साक्षी के तौर पर खुद को परीक्षित करा लो, तो ये तो कोई व्यवस्था ठीक नहीं हुई। इसीलिए अभियुक्त को यह सुविधा प्रत्येक विचारणा में मिली है अब तक। संबंध मामलों में क्या होगा देखा जाएगा। संबंध मामलों में और समरी मामले, जिन मामलों का विचारण समरी संक्षिप्त प्रक्रिया से हो सकेगा वहां इस प्रकार की सुविधा हो सकता न भी दे, क्योंकि वो प्रक्रिया बनाई इसीलिए गई क्योंकि वहां अगर दायित्व का अधिरोपण दंड के तौर पर हुआ भी तो वो इतना गंभीर नहीं होगा। लेकिन जहां वारंट मामला, वेदर दैट इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, वहां तो दंड कठोर है। जिंदगी के 7 साल कहने में बड़ा आसान लगता है, जिंदगी के 3 साल किसी के जेल में बीत सकते हैं, ये सिर्फ कहने में ही बड़ा आसान है। और जहां तक जुर्माने की बात है वो तो सीजम और एसीजम अनलिमिटेड लगा सकते हैं। भाई वहां मर्यादा जुर्माने के अधिरोपण के संबंध में मजिस्ट्रेट जुडिशियल फर्स्ट क्लास उस पर है। सीजम एसीजम उनके लिए जुर्माने पर कोई मर्यादा ये तो लगी नहीं, और पैसा ये भी अपने में एक फैक्टर है। तो अभियुक्त को संपूर्ण सुविधा ये तो मिलनी चाहिए। तो चूंकि यहां गंभीर विचारण चल रहा है इसलिए हर प्रकार की सुविधा यह अभियुक्त को दी जा रही है अपनी बात कहने की। आपको बेयर के एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। हमने कहा ना, एग्जाम पास कर लेना बहुत छोटी बात है, पढ़ाई ज्ञान के लिए होती है, पढ़ाई जानकारी के लिए होती है। तो अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत करने की सुविधा यह भी दी गई और बाकी सब पर कोई बात करने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि वो साक्षी प्रस्तुत कर सकेगा और उसके समर्थन में जितना साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा वो सब न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। ये तो बातें होंगी ही होंगी, इनमें कौन सी ऐसी खास बात है, ये तो होना ही चाहिए और होगा।
और यह भी ठीक है कि अगर उसे अपने डिफेंस में किसी को प्रस्तुत करना है और उसे प्रस्तुत करने में होने वाला व्यय ये उसके पास नहीं है तो आवश्यक व्यय, सिर्फ इसीलिए राज्य को नहीं देने चाहिए कि वो मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि राज्य ने स्वयं 2 सुविधाएं व्यक्ति को दी। क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने की उसने एक तरीका चुना, तो आप तरीके के चुनाव के आधार पर यह कहें कि साक्षी के उपस्थित होने में लगने वाले आवश्यक व्यय ये न्यायालय या राज्य के द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुसार न दिए जाएं, ये भी कोई ठीक बात नहीं हो सकती। तो वो प्रावधान भी यहां लागू होने चाहिए, लागू हो रहे। इसके अलावा कोई साक्षी उसके बुलाने से अगर नहीं आ सकता तो आदेशिकाएं उसकी प्रार्थना पर, उसके आवेदन पर न्यायालय को जारी करनी चाहिए, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए बड़े संक्षिप्त वे में, संक्षिप्तता के साथ एक लाइन लिख दी गई कि प्रतिरक्षा के संबंध में धारा 266 के उपबंध लागू होंगे, बात खत्म हो गई। जैसे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित वारंट मामले में डिफेंस देने की सुविधा अभियुक्त को मिलेगी, ठीक वही सुविधा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले में विचारित हो रहे अभियुक्त को प्रदान की जाएगी। अब दोनों प्रकार के मामले, इनमें विचारण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब तीसरी जो घटना है विचारण के संबंध में, उसका प्रारंभ होगा, और वो क्या है? दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में जिसमें आरोप विरचित किया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि दोष मुक्ति केवल उसी मामले में हो सकती है जिसमें आरोप की विरचना हुई है। और इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जब जब आरोप की विरचना हो जाएगी तो उन मामलों को छोड़कर जिनमें धारा 224 सीआरपीसी लागू हो रही थी और वर्तमान में धारा 247 बीएनएसएस लागू हो रही है, उनको छोड़कर हमेशा अगर आरोप की विरचना हुई है तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि यही होगी, उन्मोचन नहीं हो सकता। उन्मोचन तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इसी से पहले होगा। वो कब? जबकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, बचाव और अभियोजन, इसे सुनने के बाद न्यायालय का यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप की विरचना नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आरोप की विरचना हुई है तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि यही होगी। लेकिन एक बात गांठ बांध लेंगे कि जब तक बेर में किसी भी बात का आधार न दिखाई दे तब तक उस बात को कतई नहीं मानना है। कानून की दुनिया में, कानून की दुनिया में इसका कोई महत्व ही नहीं है कि कौन कहता है, क्या कहता है, इसी का महत्व है। वॉट एवर यू आर सेइंग, यू मस्ट शो द बेसिस ऑफ योर स्टेटमेंट इन बेयर। तो यहां क्या कहता है? यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में जिसमें आरोप विरचित किया गया है, इसका मतलब ही लाइन को हमने बार बार कहा कि बेयर एक ही ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा। बेयर में जो अभिव्यक्त तौर पर लिखा है वो भी पढ़ेंगे आप, और लिखे के जो अर्थ हो सकते हैं वे अर्थ भी लिखे हैं ऐसा आप मानेंगे। और आपकी ये जो मान्यता है बेयर के लिखे अर्थ के संबंध में कि अर्थ भी लिखा है, इसी को विविक्षित तौर पर लिखा होना कहा जाता है। जो अभिव्यक्त तौर पर लिखा है वो तो लिखा ही है। तो जो शब्द प्रयोग है किसका? विधायिका का। उस शब्द प्रयोग का अगर अर्थान्वयन किया जाए तो वो अर्थान्वयन
इसी प्रकार से निकलेगा कि जब तक इस अध्याय के अधीन किसी मामले में आरोप की विरचना न हो तब तक दोष सिद्धि या दोष मुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि लिखा उसने क्या कि यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में जिसमें आरोप विरचित किया गया है मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त तो दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। इसका मतलब ये कि इस अध्याय के अधीन आरोप की विरचना जिस मामले में हुई है उसमें यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो दोष मुक्ति का आदेश पारित करेगा। और यदि इस अध्याय के अधीन विचारित हो रहे मामले में अभियुक्त जो मजिस्ट्रेट है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो साक्ष्य रखा है इसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना ही नहीं हो सकती तो दोष मुक्ति नहीं, उन्मोचन होगा। ठीक है, तब उन्मोचन होगा, तब दोष मुक्ति नहीं हो सकती। और हमने अपनी बात के दोनों आधार आपको बेयर में दिखाए। आप ये नहीं किसी की बात मान सकते कि सब विश्वास करो कि जिनमें दोष मुक्ति हो, ठीक है, जिनमें आरोप की विरचना होगी उसमें दोष मुक्ति हो, दोष सिद्धि, और जिसमें आरोप की विरचना नहीं होगी उसमें उन्मोचन होगा। कानून आप याद ऐसे ही करते हैं लेकिन कानून को याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी बात भी ना पकड़ लीजिएगा, वो ये ना कि समय भूमि गोपाल की ये कबीर की भाव स्थिति में पहुंचा हुआ आदमी कहे तो ठीक है, तुम चोर हो और तुम कहो समय भूमि गोपाल की सिर्फ इसलिए कि तुम चोरी कर सको, ये नहीं ठीक है। तो इस भाव भूमि पर जब आ जाइए कि बेर से समझ में आए तब याद करना जरूरी नहीं है। अन्यथा बेर से आप लोग जैसे पढ़ने लगे थे ऐसे मत पढ़िएगा बेर से। यह स्थिति बहुत बाद में आती है कि बेर में दिखाई दे, और सही स्थिति यही है, सही स्थिति यही है कि आपको सारी चीजें बेर में दिखाई दे, लेकिन वो स्थिति लेट आती है। वही होता है जैसे उन्होंने कहा कि ईश्वर की आराधना शुरू की, बोले गुस्सा तो अभी भी आ रहा, या उन्होंने कहा कि ध्यान लगाना शुरू किया, समाधि तो घटित ही नहीं हुई। अरे समाधि अंतिम अवस्था है और अंतिम अवस्था के पहले दिन आ जाएगी भाई। धीमे 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 आप उस ओर जाओगे तो पहले ही दिन जो अंतिम फल है वो पहले ही दिन मिल जाना चाहिए। ये कैसे हो जाएगा? बोले बहुत दिन हो गए पूजा करते, अब तक कुछ हुआ नहीं, लोगों को जन्म हो गए, ठीक है ना, और उनका कुछ नहीं हुआ, तुम्हें बहुत दिन हो गए। सही स्थिति यही है कि बेर में सारी चीजें दिखनी चाहिए, लेकिन यह स्थिति लेट आती है और तब तक आपको अहर्निश प्रयास करने आएगी, दिखाई सब बेर में पड़ेगा। और अगर बेर में नहीं दिख रहा तो तुम्हारी कानूनी जानकारी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने फिर कहा यह विश्वास का क्षेत्र नहीं है कि कुछ भी मान लो। तो क्या कह रहा है कि इस अध्याय के अधीन जिस मामले में आरोप की विरचना हुई है उसमें साक्ष्य न होने की दशा में मजिस्ट्रेट दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा, लेकिन आरोप की विरचना यह कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर यह नहीं हुई तो फिर दोष मुक्ति का आदेश नहीं हो सकता। उसके बाद अगर जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह धारा 364 या धारा 401 के उपबंधों के अनुसार यदि कार्यवाही नहीं करता है, वहां वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। देखिए यहां निर्णय जैसी बात नहीं लिखी है। आपने वारंट सेशन ट्रायल पढ़ा था, वहां निर्णय लिखा हुआ था,
ठीक है, यहां कहता दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, निर्णय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है ना, क्यों नहीं हुआ भाई, सवाल यह है क्यों नहीं हुआ। आप सेशन ट्रायल खोल लें तो सेशन ट्रायल में आप देखें, ठीक है, सेशन ट्रायल कहां 248 से शुरू हो रहा होगा, 258 क्या लिख रहा है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। यहां निर्णय करेगा और यहां दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, बस निर्णय शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है ना, निर्णय क्योंकि सुनाए जाने की अपनी एक प्रक्रिया है, उसी ढंग से सुनाया जाएगा। और निर्णय आपने कर दिया, बात खत्म हो गई। अब आपकी अधिकारिता सिद्ध कर गई है संबंधित ट्रायल के बारे में, अब कुछ नहीं कर सकते आप, अब तो हाथ भी नहीं लगा सकते, अब तो केवल दंडादेश दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सेशन कोर्ट ने निर्णय कर दिया, अब दंडादेश देगा और कुछ नहीं कर सकता, और उसकी दंड देने की शक्ति पर कोई निर्बंधन नहीं है। उसकी दंड देने की शक्ति पर सिर्फ इतना निर्बंधन है कि वो अगर मृत्यु का दंडादेश देता है तो कंफर्मेशन हाईकोर्ट को भेजेगा, इतना ही, इसके अलावा उसकी शक्ति पर कोई निर्बंधन नहीं। लेकिन मजिस्ट्रेट विचारित तो करेगा ऐसे मामले जिनमें आजीवन कारावास और दंड देने की शक्ति 7 वर्ष। अगर निर्णय सुना दिया उसने फिर तो हाथ ही नहीं लगा पाएगा, फिर तो मामले में उसकी सारी ताकतें सीज कर गई। अब अगर उसे ऐसा लगता है कि इसमें 7 वर्ष से अधिक का दंडादेश दिया जाना चाहिए तो करेगा क्या, क्योंकि निर्णय तो सुना चुके आप, आपकी ताकत तो खत्म, अब तो सिर्फ दंडादेश सुनाइए। ठीक है, अब तो सिर्फ और सिर्फ दंडादेश, और सिर्फ दंडादेश, तो 7 वर्ष अधिकतम, बस, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। इसलिए निर्णय नहीं, नो। आपको अगर लग रहा है कि दोषी है तो आप बस कार्रवाई रोक दीजिए, यही, नो निर्णय, कुछ नहीं। और आपको 325 यानी जो अब कितना हो गया होगा 364, ठीक है ना, पहले 325 था, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त दंडादेश पारित नहीं कर सकता तब प्रक्रिया। तो आप कुछ करें नहीं, निर्णय मत सुनाइए, तत्काल क्या करिए, कमिट कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आप 7 वर्ष से अधिक दंड देना समुचित मानना है। आपका जो विवेक है वो अंतिम नहीं हो सकता आपकी बात गलत हो और आप तो निर्णय सुना के बैठ गए। तो अगर सेशन चला भी जाएगा तो सेशन करे क्या भाई, निर्णय तो हो चुका, अब तो निर्णय की अपील आए तभी वो कुछ कर पाएगा ना, तो एक झंझट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए निर्णय शब्द का उल्लेख यहां नहीं हुआ, वहां का दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय यह सुनाना है, यहां का दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, सिर्फ इतना ही कहा, निर्णय नहीं। निर्णय आपने पारित कर दिया फिर तो दंडादेश ही देंगे आप, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना, इसीलिए निर्णय शब्द का उल्लेख यहां नहीं है। जब हम शुरुआत में गए थे तो एक पूरा रिवीजन इसी पर जीता था, थे भले आदमी थे, ऑन कैमरा ये नहीं बोलना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ और कौन थे, नहीं बोलना चाहिए, न बोलेंगे। कह रहे थे कि ऐसा कर दो अन्यथा 7 से ऊपर सजा देंगे, हमने कहा दे दो, और हम ये देख चुके थे निर्णय वो कर चुके हैं, बोले हम कमिट कर देंगे, हम कर दो, कर दिया उनने कमिट। ठीक है, रिवीजन उसी ऑर्डर का हुआ और हमारी बात ठीक पाई गई कि जब निर्णय आपने कर दिया
नाउ यू कैन नॉट कमिट। आप कैसे कमिट कर देंगे? आप अब तो आप दंडादेश दीजिए जो आपको देना है, और वो आप 7 से ऊपर नहीं दे पाएंगे या 3 से ऊपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए वेयर में अगर किसी शब्द का लोप है तो क्यों है? ऐसा तो है नहीं वहां लेजिस्लेचर को लिखना याद था और यहां लेजिस्लेचर लिखना भूल गई, ऐसा थोड़ा है। ठीक है भाई, अगर एक काम हम एक ट्रायल में कर रहे हैं तो दूसरे ट्रायल में उसी स्टेज पर हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित वारंट मामले में प्रतिरक्षा का साक्ष्य और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर संशोधित वारंट मामले में प्रतिरक्षा का साक्ष्य दोनों देखें, क्योंकि सेम था मामला इसलिए उन्होंने पूरा लिखा भी नहीं, केवल इतना लिख के काम चला दिया कि 266 के उपबंध लागू होंगे। यहां भी लिख देते हैं कि सेशन ट्रायल के उपबंध लागू होंगे, क्योंकि यहां ऐसा हो सकता है कि एप्रोप्रिएट दंड ज्यादा पाया जाए, उस न्यायालय के जो विचारित कर रहा है उसकी जो दंड देने की शक्ति है उससे अधिक दंड देना ये एप्रोप्रिएट लगे, ऐसा संभव है। और वो जो लगना है वो ठीक ही होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप 325 में अगर कमिट कर देंगे इस प्रश्न पर, तो जब हम लोग 325 यानी अब वर्तमान में 365 वहां पहुंचेंगे, 365 ही है ना, 364, तो वहां देखेंगे कि वहां जिस न्यायालय को आप कमिट करेंगे वो आप ही की नहीं सुनेगा, उसे लगेगा कोई फर्दर एविडेंस लिया जाना जरूरी है तो वो लेगा, या उसी एविडेंस के मुताबिक निर्णय करना ठीक है तो उसी एविडेंस पर करेगा, और वो आप ही के मत का हो जरूरी नहीं है। यानी आप जितनी दंड उसे दे सकते थे उससे ज्यादा ही दे, ये भी जरूरी नहीं, दे ही ये भी जरूरी नहीं है। आपको लगता था दोषी है, नहीं लगता उसे, ठीक है, तो आपकी मान्यता से बंधेगा नहीं वो। हां, आपको लग रहा था ठीक, आप निर्णित कर रहे थे, अब वरिष्ठ वो निर्णित करेगा, आप कमिट कर दो, लेकिन निर्णय नहीं, ठीक है ना। इसीलिए उसने कहा कि जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त तो दोषी है, निष्कर्ष पर पहुंचा, फॉर्मली उसने इस निष्कर्ष को, ठीक है, अभिव्यक्त अभी नहीं किया है। अभिव्यक्त कब करेगा? जबकि उसका यह विचार है कि वो धारा 364 या 401 के उपबंध के मुताबिक कार्यवाही नहीं करेगा, जब उसका यह विचार है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर निर्णय तुमने घोषित कर दिया, अब आपका यह विचार नहीं है, इसका मतलब यह निकला कि अब आपका यह विचार नहीं है कि आप 364 या 325 के उपबंधों के मुताबिक कार्यवाही करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका यह विचार था तो आपका जैसे निष्कर्ष ये निकला, आप 364 के उपबंधों के मुताबिक कार्यवाही करते हैं। और जहां तक 401 की बात है तो वो पूर्व की सीआरपीसी धारा 360 है, वो कहती है कि अभियुक्त को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है सिवाय बजाय दंडादेश देने के, तो भी दंडादेश देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार निर्णय दे दिया तब तो अब आपका दंडादेश देना ही कर्तव्य शेष रह गया, क्योंकि इनहेरेंट है इसमें कि आप 364 या 401 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करना चाहते। अगर पूर्व की सीआरपीसी की बात करें तो 325 या 360 के उपबंधों के मुताबिक कार्यवाही नहीं करना चाहते, इसलिए आपने ऐसा किया है, ठीक है ना। तो आपका कहता है वहां वह दंड के प्रश्न पर, अच्छा आप दंडादेश एकदम नहीं देंगे, ठीक है, आपने निर्णय सुना दिया कि दोषी है, तो आप दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेंगे, ठीक है ना। और दंड के प्रश्न पर सुनना हमने आपसे पहले भी कहा, उसे सुनने की अपेक्षा इसीलिए है क्योंकि अभियुक्त ने अपराध किया, इसमें सिर्फ अभियुक्त दोषी नहीं है, वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी दोषी है, जिन्होंने उसे अपराधी बना दिया, ठीक है ना। ये समाज की भी जिम्मेदारी थी कि उसे ऐसा वातावरण मिलता, क्योंकि जब वो भगवान के यहां से आया था
तो दोषी नहीं आया था। हमने आपसे कई बार कहा कि सिर्फ कुत्ता बिल्ली ये जिस दिन पैदा होते हैं, ये जिस दिन जितने कुत्ता बिल्ली होते हैं उतने ही कुत्ता बिल्ली मरने के समय होते हैं। आदमी को सुविधा है कि वो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन जितना आदमी है उससे बहुत ज्यादा आदमी मरने के दिन पर हो सकता है, और उससे बहुत कमतर आदमी ये भी मरने के दिन पर हो सकता है। दोनों सुविधाएं हैं आदमी के पास, और इस सुविधा का उपयोग करने की जो उसमें समझ आती है वो 17-18 कम से कम 12-13 पे तो आती है, और 12-13 पर भी नासमझी होती है। तो अगर वो दोषी बना तो इसमें सिर्फ वही दोषी नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है कि जो गरीब है वो चोरी नहीं हो जाता, कुसंग में रह के, यानी ठीक है, हिरण्यकश्यप के घर में तो प्रहलाद ये भी पैदा होते हैं, ठीक है, इनकी भाषा में बात करें, ठीक है, तो अब्दुल्ला के पुत्र हजरत मोहम्मद हुए, और अब्दुल्ला के भाई अबू लहब थे, ठीक है। अबू लहब इनके यहां पहला काफिर कहा, ठीक है ना, तो उसी खानदान में हजरत मोहम्मद है, तो उसी खानदान में अबू लहब भी है, ठीक है ना। तो हर कोई बुरा भी नहीं हो जाता, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, तुम्हें भी भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया था, अगर परिस्थितियां खराब थी तो तुम खराब ही क्यों हो गए। लेकिन उसका भी जितना कसूर है उतना ही दंड दीजिए, ठीक है ना। अगर 100% कसूर उसी का है कि जितने अच्छे थे उन्हें मारा तुमने और खुद बुरे हो गए, तो तुम्हारे साथ कठोरता का व्यवहार करेंगे। और अगर कोई मजबूरियां थी जिस वजह से तुमने किया, तो किया तो बुरा, मजबूरियों में पड़ा हर आदमी बुरा ही नहीं करता, तो आपके साथ बुरा तो करेंगे लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। वही कहते ना कि जरा आहिस्ता आहिस्ता और जरा धीरे धीरे, ठीक है, तो दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा और उसमें सारी घटनाओं पर, सारे कारकों पर विचार किया जाएगा। आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां जिनके प्रति हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इसे दंडित करने से हो सकता है उन्हें भी असामयिक तौर पर कष्ट पहुंचे, कुछ तो पहुंचेगा ही, कुछ तो पहुंचेगा ही, लेकिन इतना भी नहीं पहुंचना चाहिए जो देखने से असामयिक लगे। इलीगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून खुद कह रहा कि इतने से लेकर इतने तक का दंड दिया जा सकता है। तो बात इक्विटी की है, ला की नहीं है, क्योंकि जब हम लोग साम्य के सिद्धांत पढ़ते हैं उसके 12 सिद्धांत हैं, ठीक है, और उनमें से एक सिद्धांत यह भी है कि जहां विधि अपनी तकनीकी प्रगति के कारण इतनी कठोरता का व्यवहार करने लगे जितना परिस्थितियों में उचित न लगे, तो साम्या विधि की कठोरता को कम करने का काम करती है, ठीक है। दो सिद्ध हो गया। तो अब सारी परिस्थितियों पर विचार करेंगे, उनमें जो एप्रोप्रिएट लगेगा वो दंड चुना जाएगा और उससे अभियुक्त को दंडित करने का काम यहां पर होगा, ठीक है ना। और ये तब जब न्यायालय का ये विचार हो गया कि हम 364 या 401 के उपबंधों के अनुसार काम नहीं करेंगे और ये दोषी है, लेकिन दंड के प्रश्न पर आप सुनेंगे, क्योंकि आप भगवान नहीं हो सकते कि आपको उसकी परिस्थितियों का इल्हाम हो जाएगा, अंततः सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए लिखा है कि वहां वो दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है, विधि के अनुसार। और विधि ये कहती है, किस विधि के मुताबिक देगा,
सीआरपीसी नहीं, क्योंकि दंडादेश आईपीसी देगी, विधि के अनुसार दंडादेश। आईपीसी जिस प्रकार से दंड देना, ठीक है, अभी कथित करती हो उसी प्रकार से दंडादेश देगा। और वहां क्या लिखा है कि अगर उसने दो ऐसे काम किए हैं जो अपराध हैं और वे मिलकर भिन्न किस्म का अपराध बना देते हैं, ठीक है ना, तो जब तक अन्यथा प्रावधानित न हो, उन अपराधों में से जिस अपराध के लिए गुरुतर दंड प्रोवाइड है उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के सिद्धांत तो लिखे हैं वहां, ठीक है ना। इसीलिए हमने आपसे चार्ज में कहा था कि सभी अपराधों के लिए विचारण हो सकता है, सभी अपराधों के लिए दोष सिद्धि हो सकती है, किंतु धारा 71 आईपीसी, अब तो बीएनएस हो गई, धारा 71 आईपीसी के प्रावधानों पर इस प्रकार से आरोप के विचारण का कोई असर नहीं होता। वहां धारा 71 जो कहती है दंडादेश उसी प्रकार से पारित किया जाएगा। धारा 71 क्या कहती है, वो जब बीएनएस पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम वो बात कोड किए दे रहे हैं क्योंकि वो इस समय प्रासंगिक है। और वीडियो शायद ऐसे लोग भी देखेंगे जिन्होंने आईपीसी पढ़ रखी होगी, तो विधि के अनुसार दंडादेश देगा, यह लिखा है। इसके बाद आपका कहता है जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 234 के उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया। हमने ये जब सेशन ट्रायल की बात कर रहे थे हम लोग, तब भी आपसे बात हुई थी कि जब तक अभियुक्त दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक पूर्व दोष सिद्धि के कारण अगर वो किसी वर्धित दंड का अधिकारी है तो आरोप की विरचना 234(7) में जो बताई गई है वो अभियुक्त के विरुद्ध नहीं की जाएगी। जब दोष सिद्ध हो जाएगा तब उसके विरुद्ध 234(7) का आरोप लगाया जाएगा। क्यों? पूर्व दोष सिद्धि के कारण वो वर्धित दंड का अधिकारी है, यह आरोप पूर्व में नहीं लगेगा। और वो पूर्व में न लगाने की बात यह थी कि न्यायालय उसका मस्तिष्क अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो जाए। उसे लग सकता है कि पहले भी इसने अपराध किया तो इस बार भी किया होगा, क्योंकि मान्यता यह नहीं हो सकती। मान्यता यह है कि कोई भी कभी भी सुधर सकता है। पूर्व का उसने किया है लेकिन यह नहीं किया, और संभावना इस ओर ज्यादा है कि पूर्व का अपराध करने के बाद उसकी जो दशा हुई होगी उससे उसने सबक लिया होगा और दूसरा नहीं किया होगा। तो जब तक दूसरा साबित न हो जाए उसके खिलाफ, तब तक पूर्व के अपराध के आधार पर उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह बनाना यह ठीक नहीं होगा। हाँ, यह एक फैक्टर है जो उसके खिलाफ जाता है और एक फैक्टर है जो उसके खिलाफ है। इसीलिए धारा 14 पूर्व के एविडेंस एक्ट में थी कि पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य व्यक्ति के प्रति उसके मन की दशा को दर्शित करने के लिए दिया जा सकता था कि इसकी मन की दशा ऐसी हो सकती है कि यह अपराध करने के लिए जरूरी आशय मन में धारित कर सकता है, क्योंकि पूर्व में दोष सिद्ध भी हुआ है। ठीक है, धारा 14 में देखा था हम लोगों ने, अब तो धारा 12 हो गई होगी क्योंकि एविडेंस में 2 कम हो गई हैं। ठीक है ना, तो पूर्व दोष सिद्धि के लिए अब आरोप की विरचना यह होगी। क्या कहता है आपका, जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 234 की उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त तो यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोष सिद्ध किया गया था, वह मजिस्ट्रेट उक्त अभियुक्त को दोष सिद्ध करने के पश्चात अभिकथित पूर्व दोष सिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा कि पूर्व में दोष सिद्ध हुआ या पूर्व में दोष सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, इस आधार पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा। परंतु जब तक अभियुक्त उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता
तब तक न तो ऐसा आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा, न पूर्व दोष सिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में किया जाएगा। इसका अर्थ यह निकलता आरोप विरचना उसी समय कर दी जाएगी, लेकिन न तो पढ़कर सुनाया जाएगा, न समझाया जाएगा, न कुछ होगा, कुछ नहीं, ऐसे ही बस विरचित हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी सारी कार्यवाही दोष सिद्ध होने के बाद ही की जाएगी। अगला सेक्शन अनुपस्थिति। तो अनुपस्थिति वही हमने कहा था सुबह भी कि दांडिक विचारण यह अपने में एक कठोर प्रक्रिया है, इसलिए अभियुक्त के प्रति हम जितने बचाव के अवसर हो सकते हैं वो सब उसे देंगे। लेकिन दांडिक विचारण या दंड विधि, इसका संरक्षण भी बड़ी शिद्दत के साथ होना चाहिए, क्योंकि समाज ये गुंडों के द्वारा, ये लुच्चों और लफंगों के द्वारा सबसे ज्यादा विपरीत रूप से प्रभावित किया जा सकता है, और समाज के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट अपराधी है। इसलिए अपराध की दशा में अगर किसी पर आरोप लग गया तो भले ही वो झूठा है, लेकिन यह उसका दुर्भाग्य है कि उस पर झूठा है। अगर झूठा आरोप इस तरह लगाया गया है कि विचारण के लिए आधार पैदा कर रहा है, तो आपको फिर विचारण की कठोर प्रक्रिया से गुजरना ही होगा, ठीक है ना। यह आपका दुर्भाग्य है, और अपने दुर्भाग्य के लिए ईश्वर से शिकायत करिए, हमसे नहीं, ठीक है ना। जब हम डिफेंस की ओर से वकालत करते हैं तो कई बार लोग कहते थे कि हम गरीब हैं, और जो वाकई होता है उससे तो हम कुछ कहते भी नहीं, लेकिन जो हमें दिखता था क्या सिर्फ हमें ही, हमारे ही लिए वो गरीब हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है, तो उनसे हम जवाब दिया करते थे कि इसकी शिकायत भगवान से करिए, हमसे नहीं, हमारी रोजी रोटी यही है, इसलिए अगर आप गरीब हैं तो उसकी शिकायत भगवान से करिए, हम क्या करें। जो होता है वो दिखता है, और बाकी आप नाटकबाजी करो तो हमारे लिए हो बस, बाकी किसी के लिए नहीं, तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ऐसे ही है, अगर आपके खिलाफ झूठा अपराध करने का आरोप लग गया तो उसकी शिकायत भगवान से करो। हम मनुष्य हैं और हम आमनी प्रेजेंट नहीं हो सकते, हमारे पास इल्हाम नहीं होता, हमारे पास जिब्रील नहीं आते कि हमें वो बता जाएं कि इन्होंने अपराध किया या नहीं किया। ये कह रहे हैं किया, हम इनकी मानेंगे, हम आपका विचारण करेंगे, और अगर नहीं किया तो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें दंडित नहीं करेंगे जब तक कि तुम यह ना दर्शित कर पाओ कि इन्होंने बिल्कुल उन परिस्थितियों में शिकायत की थी जिनमें कोई नहीं करेगा, बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि अगर इन्हें हमने दंडित कर दिया तो जब इनके साथ वाकई होगा तो ये शिकायत ही करने नहीं आएंगे हमारे डर के कि मान लो मालूम पड़ा हमने शिकायत की और हमारे साथ जो अपराध हुआ उसे देखा तो इन्होंने है और ये गवाही न दी है, तो वो तो छूट ही जाएंगे और हमें और सजा होगी, ठीक है ना। तो ये भले ही झूठ शिकायत आपकी कर दें तो भी हम इन्हें तब तक इनके विपरीत कुछ नहीं करेंगे जब तक हमें ऐसा ना लगने लगे कि बिल्कुल इन परिस्थितियों में तो कोई शिकायत करता ही नहीं, और इन्होंने जानबूझकर की, वो भी केवल तब जबकि इनकी शिकायत ऐसे अपराध के बारे में हो जो कम गंभीर है। गंभीर अपराध जो हैं बड़ी उलट गंगा बहती हैं आपराधिक विधि में। अगर बहुत गंभीर अपराध की इन्होंने शिकायत की है तो भले ही इन्होंने कतई झूठी की हो, कतई झूठी, फिर भी हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि गंभीर अपराध अगर उनका अभियोग किसी के विरुद्ध लगा है तो विचारण होना ही चाहिए, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हां, इन्हें हक हम देंगे कि अकृत्य विधि में ये इनके विरुद्ध मिथ्या कारावास का
मुकदमा लाकर कंपनसेशन वसूल लें, लेकिन आपराधिक न्यायालय के तौर पर हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अपराध ये समाज के इतने खिलाफ है कि समाज को सबसे अधिक संकट इसी से है। इसलिए फेसबुक के मूर्खों की बातों को मत सुनिए, कानून बहुत शानदार बना है। अभी हम लोग देखेंगे कि वारंट ट्रायल, इसमें अगर आपने इंफॉर्मेशन झूठ दी है तो पीड़ित को, यानी अभियुक्त, फिर पीड़ित कौन होगा जब छूट जाएगा? अरे भाई, झूठ जिसके विरुद्ध इंफॉर्मेशन दी गई, अब तो वो पीड़ित हो गया, क्योंकि अब तो संपूर्ण विचारण हो गया ना। तो अभियुक्त अब पीड़ित हो जाएगा, उसे कुछ कंपनसेशन देने की बात तो हुई है, लेकिन वो कंपनसेशन बहुत ज्यादा नहीं है। वो इसीलिए कि ताकि लोग सच्ची शिकायतें करना कहीं बंद न कर दें, डर न जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो इस समाज के लिए और ज्यादा खतरनाक बात होगी बनिस्बत इसके कि एक निर्दोष आदमी का विचारण हुआ और उसमें कठिनाई सही। इसके तुलना में वो ज्यादा खराब स्थिति होगी जब लोग अपराध की शिकायत करना बंद कर देंगे, वो ज्यादा खराब स्थिति होगी। इसलिए कानून में आप निर्दोष छूट गए, छूट जाइए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत कम, और गंभीर मामलों में तो कतई नहीं होगी। बड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यही ठीक। आप भगवान से शिकायत करो, आप अपने ग्रह नक्षत्रों को दोष दो, उनने तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा की, कोई क्या करे। ठीक है ना? मानव निर्मित व्यवस्था में इससे ज्यादा कुछ भी संभव नहीं है। बाकी तो शिकायत फिर ईश्वर से ही होगी। ठीक है ना? तो अपराध सिर्फ इसीलिए क्षमा नहीं हो सकता कि परिवादी आज अनुपस्थित है। ठीक है ना? सुनवाई के लिए नियत दिनांक है और परिवादी अनुपस्थित है। सिर्फ इस आधार पर अभियुक्त उन्मोचित कर ही दिया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि फिर तो तुम परिवादी का उपस्थित न होना ये मैनेज कर लोगे। कुत्ते दौड़ा दिए उसके खिलाफ, वो अदालत आ रहा था, 2 बच्चों को पैसे दिए, उनने उसके ध्यान अद्धा जाने दिया, वो अस्पताल भर्ती हो गया, परिवादी अनुपस्थित हो गया, तुमने ये खारिज करा लिया। ठीक है, उसका पागल कुत्ता कटवा दिया, उसके ऊपर कुत्ता फेंक दिया, उन्होंने काट लिया, वो इंजेक्शन लगवाने गया, तब तक परिवादी अनुपस्थित गया। फिर तो तुम ये करोगे। ठीक है ना? मोटरसाइकिल ला, उसकी टांग पे मारी, टूट गई, वो वन पड़े, तुमने परिवादी अनुपस्थित, तुमने अपने। तो कानून ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए हां, ये भी नहीं हो सकता कि तुम अनंत काल आ ही नहीं रहे और वो दौड़े पड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। तो सामंजस्य है, ये बिठाएंगे, और इसी को हियरिंग में कानून कहा है कि यही कानून है कि परिवादी अनुपस्थित है तो कब कब मामला खत्म हो जाएगा और कब कब खत्म नहीं होगा। ठीक है, और कब कब खत्म नहीं होगा उनमें भी या तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुकी होगी या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुई होगी। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर नहीं हुई तो 268 सबसेक्शन 2 है। ठीक है ना? अगर परिवार या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है, ठीक है, तो भी आप उन्मोचित हो जाएंगे। हो चुकी है तो आप एविडेंस नहीं देंगे तो भी ये मान लिया जाएगा तुम्हारे साक्ष्य का अवसर समाप्त करके उसे दोषमुक्त किया जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन हां, कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि सारे मामले उतने गंभीर नहीं होते जिनमें बहुत प्रतीक्षा की जाए। ठीक है ना? तो इसलिए सेक्शन बना 272 परिवादी की अनुपस्थिति, और ये खूब पूछा जाता है प्री में। ठीक है, क्या कहता है? जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है, इसका मतलब पुलिस रिपोर्ट पर नहीं। पुलिस रिपोर्ट में कंप्लेनेंट अनुपस्थित है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहां लोक अभियोजक खड़ा है। ठीक है ना? मजिस्ट्रेट के द्वारा सुमोटो संज्ञान लिया गया है, कुछ नहीं। ठीक है ना? जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की गई है, सीधे कहा। ठीक है, और यहां परिवाद का अर्थ 2D के परिवाद से ही लिया जाएगा।
जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की गई। और इसके इन्हीं शब्दों पर सवाल बनता है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में परिवादी अनुपस्थित है, तब क्या होगा, आदि आदि, मतलब इसी इन सारी बातों पर बनेगा। तो शर्तें क्या है, जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत दिन पर परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है, या वह अपराध संज्ञेय नहीं है, यानी या तो नॉन कॉग्निजेबल है और या शमन किया जा सकता है, और कार्यवाही परिवाद पर है, पुलिस रिपोर्ट पर नहीं, और परिवादी अनुपस्थित है और मामले में आरोप की विरचना नहीं हुई है। क्या कहता है, या वह संज्ञेय अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट परिवादी की उपस्थिति के लिए 30, अब इसमें 30 दिन ले आए, पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था, कोई समय नहीं था, अब आ गया है। तब परिवादी की उपस्थिति के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेकानुसार उन्मोचित कर सकेगा। यानी कितनी शर्तें आ गई, कार्यवाही परिवाद पर संस्थित होनी चाहिए, जिस अपराध के लिए कार्यवाही संस्थित हुई या तो शमनीय हो या असंज्ञेय हो, आरोप की विरचना ना हुई हो, मजिस्ट्रेट ने 30 दिन का समय दे दिया हो परिवादी को उपस्थित होने के लिए, आज नहीं अनुपस्थित हो, ईंटा लग गया, कुत्ते ने काट लिया, आज ही तो हुआ, 30 दिन में आओ, ठीक है, 30 दिन उपस्थिति के लिए परिवादी को दे दिए और ये सब कर दिया। इसके बाद भी यदि परिवादी 30 दिन में भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार, इसके बाद भी यह नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट उन्मोचित करेगा, यह नहीं लिखा है, यह नहीं लिखा, तब भी स्वविवेकानुसार, ठीक है, क्यों, अपराध समाज के विरुद्ध है, फिर भी मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार चाहे तो उन्मोचित कर सकता है, क्योंकि आरोप की विरचना नहीं हुई है, आरोप की विरचना हो गई होती तो फिर दोषमुक्त। और उन्मोचन ये ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्मोचन में दोबारा विचारण संभव है, ठीक है ना। हमने आपको कहा था कि जब हम लोग 300 पर पहुंचेंगे तब हम लोग देखेंगे कि 300 ये कहेगी कि अगर दोष मुक्ति या दोष सिद्धि हुई है तब तो दोबारा विचारण नहीं होगा, और उसमें भी अगर अपवादिक दिशाओं में मामला आ गया तो होगा, लेकिन अगर उन्मोचन हुआ है तब तो हो ही सकता है, और यहां उन्मोचित होगा, ठीक है ना। तो ये परिवादी की अनुपस्थिति का प्रभाव है वारंट मामलों में, जबकि वे परिवाद पर संस्थित है। अभी संबंध मामलों की बात नहीं चली है, संबंध मामलों में अलग है मामला, ये वारंट मामलों का है, ठीक है। और सेशन में ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सेशन में गंभीर मामला है, और जहां जितना गंभीर होता जाएगा आपराधिक विधि का चेहरा उतना ही कठोर होता जाएगा, ठीक है ना। और सेशन में चूंकि गंभीर मामला है इसलिए 273 जैसा प्रावधान भी वहां नहीं है, यहां कम गंभीर मामला है इसलिए 273 जैसा प्रावधान है। 273 क्या कह रहा है, उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर किसे मिलेगा, जाहिर सी बात है अभियुक्त को मिलेगा, क्योंकि अभियोग तो उसके खिलाफ ही लगाया गया, और ये प्रतिकर देगा कौन, कंप्लेनेंट, ठीक है, वही देगा। लेकिन सेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सेशन ट्रायल में 273 जैसा कोई प्रावधान नहीं। और मजेदारी यह है कि हमारे यहां फिर वही नाम हम नहीं लेंगे, एक सेशन जज महोदय ने, ठीक है, क्या किया, दोष मुक्ति का निर्णय पारित किया, अब प्रतिकर देने का आदेश दे दिया स्टेट को कि स्टेट प्रतिकर दे अभियुक्त को। हमने जब देखा और बड़ा उससे हमसे बोले, त्रिपाठी जी जरा आदेश पढ़िएगा मेरा, हमने कंपनसेशन का आदेश किया है,
हमने देखा तो हमने उनसे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि क्यों कहो, ठीक है। हमने कहा हाँ सब ठीक किया है, बढ़िया किया है, अच्छा है। हमें मालूम उसका क्या कर लोगे तुम कर ही नहीं सकते। अगर तुमने इससे ज्यादा इन्फोर्स किया तो तुम्हारी डांट भले ही पड़े, कंपनसेशन तो स्टेट नहीं देने वाली, प्रावधान ही नहीं है, हम क्यों दें, वारंट ट्रायल में है। और तुम एज ए सेशन कोर्ट कैसे कर दोगे, ठीक है। तो आप ये मत माने कि साहब जो पीठासीन हो गया साहब उससे गलती संभव ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां आप देखें, कहता है यदि परिवार पर या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तिला पर संस्थित किसी मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है ना, सेशन कोर्ट की बात नहीं की उसने, एक या अधिक व्यक्तियों पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी अपराध का अभियोग है, सेशन द्वारा नहीं, ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी अपराध का अभियोग है। और यह सेक्शन सिर्फ मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराधों पर लागू है, ऐसा कोई भी सेक्शन सेशन मामलों में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और वह मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामले की सुनवाई होती है सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है। और उसकी यह राय, इस पर भी गया है सुप्रीम कोर्ट तक मसला, क्या लिख रहा है कि कंपनसेशन कौन देगा, वो मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा कार्यवाही होती है, ठीक है ना, और वो एक या अधिक सब अभियुक्तों को दोषमुक्त कर देता है, वो दे सकता है कंपनसेशन। वो ट्रांसफर हो गया, वो मर गया, ठीक है भाई, मर भी तो सकता है, इधर तुमने साइन किया उधर मर गए, ये तो लिखा नहीं कि नहीं जब तक कंपनसेशन नहीं दे दोगे तब तक मरोगे नहीं, ऐसी कोई गारंटी है नहीं, मर गए तुम, ट्रांसफर हो गए। तो अगला जो आएगा वो कर सकता है, ये गया है प्रश्न सुप्रीम कोर्ट तक। तो फिर विधि की मंशा देखी जाएगी हमेशा, और ये कहा कि हाँ अगला भी कर सकता है, ठीक है। सुनवाई एक ने की, निर्णय वो नहीं कर पाया, तब तक वो मर गया, अगला आया उसने सुनवाई नहीं की, खाली निर्णय किया, ठीक है। सुनवाई का अर्थ तो आरोप की विरचना, साक्ष्य का अभिलेखन आदि आदि सब कुछ है। क्या ये कंपनसेशन दे सकता है, ये सवाल गया है। तो विधि की मंशा के मुताबिक निर्णित हुआ है कि नहीं साहब दे सकता है, ठीक है ना। तो कहता है और वह मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामले की सुनवाई होती है सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है। लेकिन खाली उन्मोचित और दोषमुक्त कर देता है, इसी से कंपनसेशन के लिए आधार पैदा हो जाए, नहीं। आगे क्या कहता है, उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था। और यहां उचित कारण जो देखा जाएगा वो अभियोग लगाने वाले के सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, यहां ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगेगा कि जो परिस्थितियां थी उनमें क्या कोई व्यक्ति ये अभियोग लगाता। और अगर इसका उत्तर यह है कि जो परिस्थितियां थी उनमें कोई युक्ति संगत मनुष्य अभियोग लगाता ही, तो उसने अभियोग लगाकर कोई गलती नहीं की, भले ही आपने दोषमुक्त या उन्मोचित कर दिया, आप कोई कंपनसेशन नहीं दे सकते, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने पर भी अगर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियोग लगाने के लिए कोई उचित कारण नहीं था, उचित शब्द कहा है, ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि भले ही छूट गया लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी उसमें अभियोग लगाता, ठीक है ना, कोई उचित कारण नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट उन्मोचन या दोषमुक्ति के अपने आदेश द्वारा यदि वह व्यक्ति जिसके परिवार या इत्तिला पर अभियोग लगाया गया था उपस्थित है तो उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह तत्काल कारण दर्शित करे। अगर उपस्थित है, यानी जिसने रपट लिखाई थी या जिसने कंप्लेंट की थी, वो अगर उपस्थित है तो तत्काल कारण दर्शित करे, अपेक्षा कर सकेगा। इसका मतलब टाइम भी दे सकेगा, लेकिन अपेक्षा यह भी कर सकेगा कि तत्काल कारण दर्शित करे। और उपस्थित नहीं है तो कि वह उस अभियुक्त को, या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक है तो उनमें से प्रत्येक को
या किसी को प्रतिकर क्यों न दे, अथवा यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो हाजिर होने और उपयुक्त रूप से कारण दर्शित करने के लिए उसके नाम सम्मन जारी किए जाने का निर्देश दे सकेगा। और सम्मन अगर जारी हो गया तो वारंट भी जारी हो जाएगा, और वारंट जारी हो गया तो फिर 82 की उद्घोषणा भी हो जाएगी, और 82 की उद्घोषणा हो गई तो फिर 83 की कुर्की भी हो जाएगी। इसके मतलब आना तो पड़ेगा, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट ऐसा कोई कारण जो ऐसा परिवादी या इत्तिला देने वाला दर्शित करता है, अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा। खाली ठीक है कारण दर्शित कर दिया और छोड़ दें, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, कारण को अभिलिखित किया जाएगा और उस पर विचार करेगा। ठीक है, आप जब विचार करते हैं तो आपके सामने कई सारी स्थितियां आती हैं। जैसे कहते हैं ना, जब आप गुस्से में हैं तो आपको विचार करना चाहिए, और अगर आप विचार करेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आप विचार करेंगे तो गुस्सा क्यों शांत हो जाएगा भाई? क्योंकि तब आपको दिखाई देगा कि आप गुस्सा अकारण कर रहे हैं। अकारण क्यों कर रहे हैं? ये यही क्यों दिखाई देगा? ये इसलिए दिखाई देगा क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि गुस्सा आप अपनी मानसिक दशा के कारण कर रहे हैं, उसकी गलती नहीं है। क्योंकि अगर यही गलती उसने उस समय की होती जब आपकी अपनी मानसिक दशा शांत होती, तो आप शायद इस गलती को हंसकर टाल देते। ठीक है ना, इस समय आप कहीं से नाराज हैं, ठीक है ना, और उसने गलती कर दी है। ठीक है ना, वो गलती जिसे आप गलती मान रहे हैं, इसलिए आप फट पड़े हैं उसके सामने। ठीक है ना, आप थोड़ा सा भी सोच लेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि नहीं, हम उसकी गलती के कारण नाराज नहीं है, हम अपनी मानसिक दशा के कारण नाराज हैं। ठीक है ना, तो मेरी गुस्सा का कारण, मेरी नाराजगी का कारण हम खुद हैं, उसकी गलती नहीं है। इस क्षण इसकी बजाय कोई और भी सामने पड़ा होता तो भी हमने फट ही पड़ना था, इसकी कोई गलती नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा विचार करेंगे आपको यह ध्यान में आ जाएगा, और जैसे ये ध्यान में आया गुस्सा करना असंभव हो जाएगा, आप गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर सही स्थिति आपके सामने आ गई कि गुस्से की वजह क्या है, उसकी गलती या आपका अपना स्वभाव या आपकी अपनी मानसिक दशा। और तब हो सकता है कि आप बजाय गुस्सा करने के उससे माफी मांगे और यह कहें कि साहब तुम सामने पड़ गए, न पड़ते कोई और होता तो भी हम यही कहते हैं, मेरी अपनी मानसिक दशा इस समय खराब थी और भाई हमें क्षमा करो, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपसे कहा जाता है कि विचार करिए, क्योंकि विचार के परिणाम, ठीक है, आपकी सोच को बदल सकते हैं। इसीलिए यह कहा कि कारण को अभिलिखित करेगा, ठीक है, और उस पर विचार करेगा। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो जितनी रकम का जुर्माना लगाने के लिए वो सशक्त है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, जितनी जुर्माना लगा सकता है उससे अनधिक इतनी रकम का जितनी वह अवधारित करे। यानी अधिकतम अगर सीजे में है, सीजे में तो जुर्माना तो कितना भी लगा सकते हैं, तो कितनी भी रकम वो अवधारित कर सकते हैं। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है तो 50,000 शायद उतना ही जुर्माना लगा सकते हैं, और उसमें भी उतना जितना वो उचित माने। ठीक है, प्रतिकर ऐसे परिवादी या इत्तिला देने वाले द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को किसी को दिए जाने का आदेश ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे दे सकेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जो अभियुक्त है उसे लगता है प्रतिकर हमें कम मिला, अब तो उसे अभियुक्त नहीं कहा जाना चाहिए, अब तो पीड़ित कहा जाना चाहिए, क्योंकि अब तो विचारणा खत्म हो गया। ठीक है ना, तो क्या होगा, यह व्यक्ति फिर अप्रत्य में मुकदमा लाए,
और अपना प्रतिकर मांगे, वहां इसे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन यहां इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता है मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन प्रतिकर दिए जाने का निर्देश देने वाले आदेश द्वारा यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति जो ऐसा प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया है, संदाय में व्यतिक्रम होने पर 30 दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा। भाई जो जब वो जुर्माना ना देता तो जाता, तो तुम नहीं दोगे, प्रतिकर संबंधी आदेश है तो तुम भी जाओगे, 30 दिन का सादा कारावास। जब किसी व्यक्ति को उपधारा 3 के अधीन कारावास दिया जाता है, तब भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के उपधारा 6 के उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक वे हो सके। यानी जो पहले था ना, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास, भागता संदाय कर दिया जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, पूर्ण संदाय कर दिया जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, वो सारी चीजें यहां भी लागू होंगी। आप जुर्माना प्रतिकर न देने के कारण जेल में है, दे देंगे तो छोड़ दिए जाएंगे, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, इस धारा के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश के कारण अपने द्वारा किए गए किसी परिवाद या दी गई किसी इत्तिला के बारे में किसी सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। आपको यहां प्रतिकर दिया जाएगा, तो आपने जो गलती की उसके कारण से कहीं और भी तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, उस पर रोक काहे लगे। ठीक है ना। आपके खिलाफ अगर सिविल में अपकृत्य में और प्रतिकर मांगा जा सकता है तो मांगा जाएगा। मानहानि के लिए दंडिक दायित्व अगर तुम पर आ सकता है तो आएगा। 504 के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास के लिए अगर दंडिक दायित्व आ सकता तो आएगा। ठीक है ना। उससे छूट देने वाली ये धारा नहीं समझी जाएगी। आप ये नहीं कहोगे कि हमें प्रतिकर देना पड़ गया इसलिए अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं। ठीक है ना। परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर निर्णित करते समय हिसाब में ले ली जाएगी। तो बात ठीक है। भाई एक काम के आधार पर तुम्हें यहां प्रतिकर भी मिला और वहां प्रतिकर भी मिले, ठीक है, वहां भी प्रतिकर मिले यहां भी, तो खजाना थोड़ी है। यहां जो मिला, अगर वहां कहा गया 50,000 देना है और यहां 5,000 तुम्हें मिल चुके तो 45 देने पड़ेंगे। ठीक है ना। ये रहेगा। कोई परिवादी या इत्तिला देने वाला जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन 2,000 रुपए से अधिक प्रतिकर देने के लिए आदेश किया गया है, उस आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह परिवादी या इत्तिला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है। लेकिन ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश से अपील होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के आदेश से अपील होने की बात अभी तक नहीं आई है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर प्रतिकर देने का आदेश दे रहा है और वो भी 2,000 रुपए से ज्यादा, तो अपील ऐसे होगी मानो उसने दंडादेश पारित किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो कोई अपील प्रोवाइड नहीं है, और जब नहीं है तो रिवीजन आ जाएगा क्योंकि फाइनल ऑर्डर है। ठीक है। जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे मामले में जो उपधारा 6 के अधीन अपीलनीय है प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया जाता है, तब ऐसा प्रतिकर अपील पेश किए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व या यदि अपील पेश कर दी गई है तो अपील के विनिश्चित कर दिए जाने के पूर्व न तो दिया जाएगा, और जहां ऐसा आदेश ऐसे मामले में हुआ है जो ऐसे अपीलनीय नहीं है, वहां ऐसा प्रतिकर आदेश की तारीख से 1 मास की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जाएगा। अब तो पीड़ित को भी अपील करने का हक आ गया है। आपने छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया या उन्मोचित कर दिया, जो पीड़ित है हो सकता है अपील करे। आपने प्रतिकर का भी आदेश कर दिया तो प्रतिकर क्यों दे? वो अपील न्यायालय हो सकता है तुम्हारी दोष मुक्ति के आदेश से या उन्मोचन के आदेश से सहमत न हो। ठीक है ना। और अगर अपील नहीं होती है उस मामले में तो तब 1 महीने का समय प्रतिकर देने के लिए मिलेगा। तो 1 महीने का समय। इस धारा के उपबंध संबंध मामलों तथा वारंट मामलों दोनों को लागू होंगे, लेकिन सेशन मामलों को नहीं, सेशन मामलों को नहीं लागू होंगे। ठीक है ना। ये आपका खत्म हो गया वारंट ट्रायल। कल हम लोग बात करेंगे समन ट्रायल पर, देखेंगे।